हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस, फिर से सुन लीजिए, राजनीतिक विज्ञान के जो भी बच्चे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उन्होंने अगर एमजेसी के रूप में इसको लिया हो या एमआईसी के रूप में लिया हो या एमडीसी के रूप में लिया हो, तो उसका महामैराथन आज है। फर्स्ट यूनिट का महामैराथन इस टॉपिक का है और इसमें हम लोग पूरा यूनिट फर्स्ट को देख लेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप अगर नए होंगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में अगर वीडियो पसंद आए तो। अन्यथा आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो करें। चलिए आज बिना विलम्ब किए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, आपके जो सिलेबस में मेंशन है ना, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो जो थ्योरी है यानी सिद्धांत है, उन्हीं चीज़ को समझना है आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में यही आपका टॉपिक है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना तो नागरिकता पढ़नी है, ना तो आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, ना और भी चीज़ें। आपको पॉलिटिकल साइंस की जो जो थ्योरी है उसी चीज़ को यहाँ पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी चीज़ को हम लोग शुरू करेंगे, फर्स्ट यूनिट को करेंगे। और 4 यूनिट है तो 4 वीडियो में आपका चारों यूनिट खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब धीरे धीरे उन चीज़ों को समझते हैं। तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर पॉलिटिक्स जो शब्द है, यानी जिसको पॉलिटी बोलते हैं हम लोग, यानी राजनीति जिसको बोलते हैं, वो आखिर शब्द कहाँ से आया है। फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अर्थ को समझेंगे, यानी राजनीतिक विज्ञान के अर्थ को समझेंगे, उसकी परिभाषाओं को समझेंगे और फिर उसके सिद्धांत को, उसके क्षेत्र को, इन तमाम चीज़ों को समझते हुए इसकी कुछ थ्योरी है तो उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है उसमें सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है राजनीति शब्द। ये जो पॉलिटिक्स शब्द है, ये जो है अंग्रेजी के का हिंदी रूपांतरण इसका होता है राजनीति, ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स शब्द है इसका हिंदी होता है राजनीति, ठीक है। और पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ होता है, जो कि ये जो निकला है ये पोलिस शब्द से निकला है, जो कि एक यूनानी वर्ड है पोलिस, उसी का इंग्लिश रूपांतरण हो गया पॉलिटिक्स और उसी को हिंदी में बोला जाता है राजनीति। तो ये 3 बातें ध्यान में रखिएगा। देखिए फिर से बताते हैं, एक है पोलिस, ये जो यूनानी वर्ड है, ठीक है, पोलिस, और इसी से बना पॉलिटिक्स, और इसी को हिंदी में बोला जाता है राजनीति। तो ये बात जान लीजिए। और अब इन तीनों का अर्थ, मतलब तीनों ही एक ही चीज़ है। अब बोलेगा इन तीनों का अर्थ क्या होता है, तो इन तीनों का अर्थ होता है नगर। तो ये बात ध्यान में रखिए, यानी पॉलिटिक्स शब्द जो है इसका अर्थ होता है नगर। तो ये बात ध्यान में रखना है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जनक, यानी राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ये देखिए मेन चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी सवाल हो जाएगा और अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो आपसे गलत भी हो जाएगा, ठीक है। अब है कि राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया, तो अरस्तु किया, इसीलिए इनको अरस्तु को इसका जनक बोला जाता है। अरस्तु के बाद देखिए राजनीति शब्द का प्रयोग करने वाले थे जेलिनेक हैं, हॉल्ट जॉन हैं, डार्फ हैं, ये सभी जो विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने राजनीति शब्द का बाद में प्रयोग किया अरस्तु के बाद। तो सबसे पहले अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया, और पॉलिटिक्स शब्द जो है पोलिस शब्द से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नगर। तो इतनी ही चीज़ें आपको इस स्लाइड में याद रखनी है। अब देखिए अगले चीज़ों को समझते हैं हम लोग। प्राचीन काल में जो है पॉलिटिक्स यानी राजनीति को सभी अलग अलग रूप से देखते थे और अलग अलग रूप से परिभाषित भी किए हैं। यानी कि पॉलिटिक्स का कुछ लोग बोलते थे कुछ अलग मतलब है, कोई और मतलब अपने अपने ढंग से इसका अर्थ निकालते थे और इसका मतलब देते थे, यानी अर्थ बताते थे, ठीक है, पॉलिटिक्स शब्द का। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको जब व्यापक रूप से देखा गया और इसको एक संग्रहित रूप से बताया गया, तो इसका अर्थ एक ही बताया गया कि शक्ति के लिए संघर्ष जहाँ होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब देखिए समझाते हैं। मान लीजिए 2 पार्टी है अभी भारत में, देखिए एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या करते हैं, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, यानी कि हमसे आपसे सबों से वोट मांगते हैं, और वोट में जो विजयी होते हैं वही उस सत्ता के भागीदार हो जाते हैं, यानी वही शासन भारत में करते हैं, यानी वो शक्ति पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। तो यही होता है पॉलिटिक्स का मतलब, ठीक है, व्यापक रूप से। यही चीज़ को ध्यान में रखना है। जहाँ 2 से 2 अधिक व्यक्ति
सम्मिलित रूप से किसी समस्या के प्रति जागरूक हो जाते हैं और समस्या का निदान ढूंढते हैं, वही हो जाता है पॉलिटिक्स। ये बात ध्यान में रखना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स प्रत्येक समुदाय, संस्था, देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पाई जाती है। अब देखिए आपको समझाते हैं, ये पॉलिटिक्स जो है, अब देखिए सिंपल शब्द में समझिए, पॉलिटिक्स का अर्थ होता है शक्ति के लिए संघर्ष। अब बताते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स क्या केवल राजनीतिक पार्टियों में है, जो पार्टियां चुनाव लड़ती है उसी में है क्या? नहीं, ये हर जगह व्याप्त है बच्चों। आपको बताते हैं, अगर आप घर में रहते हैं तो आप देखिएगा कि आपके आस पड़ोस के कोई लोग होंगे जो कि आप देखिएगा आप ही से छलबाजी करते होंगे, यानी कि आपसे मतलब आपके सामने वो अच्छा दिख रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर ही अंदर आपके साथ वो घातकता करते होंगे, यानी कि बेईमानी का कार्य करते होंगे या कुछ ऐसा कार्य करते होंगे जिससे उनको लाभ हो, आपको लाभ ना हो। तो यह भी क्या है? पॉलिटिक्स है। यानी आपके साथ कोई मित्र आपसे सब चीज़ ले लिया, आपसे हर चीज़ का मदद ले लिया और आपको ना दे, तो वह भी क्या है? पॉलिटिक्स है। तो इसी को बोला जाता है पॉलिटिक्स। यानी राजनीति हर जगह व्याप्त है, हर एक जगह पे ये विद्वान है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और पॉलिटिक्स का अर्थ होता है शक्ति के लिए संघर्ष, और पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ होता है नगर। तो इतनी बातें आपको अभी तक ध्यान में रखनी है। राजनीतिक जो है, इसका दो तरह के विचारधारा के लोगों ने इसके परिभाषा को दिया है, ठीक है। तो पहला विचारधारा जो था बच्चों, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले वाले जो लोग थे, यानी अब देखिए हम समझाते हैं, ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसमें क्या हुआ कि जो भी मतलब मान लीजिए, अभी एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि एक कोई व्यक्ति है उसके बारे में कुछ बताओ, कोई एक व्यक्ति मान लीजिए है, उसके बारे में कुछ बताओ, तो आप बोलिएगा वो व्यक्ति अच्छा है, खराब है, जो भी आपको बताना होगा वो बता दिए। फिर यही चीज़ दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो उसने खाली उसकी खराबी बता दी, आपने अच्छाई भी बताया, खराबी भी बताया, किसी ने केवल खराबी बताया। तो इससे संबंधित क्या हुआ कि एक जो ये व्यक्ति था, इसके लिए क्या हुआ कि दो विचारधारा बन गया। एक विचारधारा ये बना कि वो अच्छा भी है और दूसरा विचारधारा बना कि वह खराब भी है। तो इसीलिए इन दोनों विचारधारा को क्या किया गया, बाद में इन दोनों को सेपरेट सेपरेट नाम दे दिया गया और बोला गया कि ये अच्छा मतलब जो विचारधारा है अलग अलग, ये दोनों अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में हुआ बच्चों, पॉलिटिक्स में हुआ क्या, जो ये पॉलिटिक्स शब्द जो था इसके संबंधित भी दो विचारधारा बने। एक परंपरागत विचारधारा यानी कि शुरू से जो चलते आ रहा था वो, और दूसरा आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा वो हुआ जिसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ गई, यानी वो परंपरा से हट के, यानी कि परंपरागत विचारधारा से हट के कुछ बातें जहाँ आई उसी को बोला जाता है आधुनिक विचारधारा, यानी मॉडर्न थ्योरी। और एक हो गया कि ट्रेडिशनल थ्योरी, तो इसको बोला जाता है परंपरागत विचारधारा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, परंपरा का मतलब होता है ट्रेडिशन और थ्योरी का मतलब होता है दृष्टिकोण या विचारधारा या सिद्धांत, ये ठीक है। और आधुनिक मतलब मॉडर्न और सिद्धांत मतलब हो गया आपका थ्योरी। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो पॉलिटिक्स से संबंधित भी दो तरह के विचारधारा बने, और दो तरह का विचारधारा क्या हुआ, इसमें दो तरह की अलग अलग बातें बोली गई पॉलिटिक्स को लेकर। तो अब देखते हैं उसमें कौन विचारधारा है। तो पहली विचारधारा कौन है, तो उसको अब देख लेंगे। और अब देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि पॉलिटिक्स से संबंधित जो पहली विचारधारा थी, परंपरागत परिभाषा जो इसकी दी गई पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये परंपरागत विचारधारा जो चली थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार तक चली। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक, यानी कि 1945 तक जो भी विचारधारा भारत यानी देश में या सभी जगह प्रचलित हुआ तो उसको बोला गया, क्या जानते हैं, उसको बोला गया परंपरागत विचारधारा। और 1945 के बाद जो विचारधारा आया उसी को बोला गया मॉडर्न थ्योरी, यानी इसी को बोला गया मॉडर्न यानी कि आधुनिक विचारधारा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद की विचारधारा को क्या बोला गया, आधुनिक विचारधारा, और 1945 से पहले की विचारधारा जितने भी दिए गए सिद्धांत वो सभी परंपरागत दृष्टिकोण में आए। तो अब देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका परिभाषा क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसका क्या परिभाषा है। तो दोनों चीज़ से देख लेंगे। तो परंपरागत दृष्टिकोण में पहले व्यक्ति का नाम आता है जो कि प्रोफेसर हैं जैक्स। उनके अनुसार राजनीति को जो परिभाषित किया गया वो है, राजनीति में हम राज्य के संगठनों और कार्यों का अध्ययन करते हैं, इसके साथ हम उन सिद्धांतों और कार्यों का अध्ययन भी करते हैं जिन पर राज्य रूपी संगठन टिका है। प्रोजेक्स बोलते हैं, प्रोफेसर जैक्स बताते हैं कि जो ये परंपरागत विचारधारा के लोग हैं और इन्होंने इसकी परिभाषा दी राजनीति की। वो बोलते हैं कि देखिए राजनीति में हम राज्य के संगठन यानी राज्य में जो जो
संगठन है, जैसे कि अभी मान लीजिए भारत में क्या है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, अन्य संगठन है, जितनी भी आप जानते हैं, ये सभी संगठन के बारे में जानते हैं। इसके अलावा उसके कार्य, वो जो काम करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं राजनीति के अंदर, और इसके साथ साथ उनके सिद्धांतों और कार्यों का भी अध्ययन इसी में किया जाता है। तो ये बात कौन बोलता है? प्रोजेक्ट्स बोलता है, यानी कि राज्य में जितनी भी संगठन है उसके कार्य और सिद्धांत का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वो राजनीति में किया जाता है। ये प्रोफेसर जेक्स बोलता है। फिर देखिए एक है हर्बर्ट जे स्पेरो। हर्बर्ट जे स्पेरो बोलता है राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न मानव संगठन अपनी समस्याओं का निष्पादन करते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि देखिए, जो राजनीति एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न, यानी देश के विदेश के जितनी भी संगठन है, मानव समस्या से रिलेटेड संगठन है, वो सभी अपनी समस्याओं का निदान करने का कार्य करते हैं। किसमें? तो राजनीति के ही द्वारा। तो ये दो परिभाषाएं आपको परंपरागत दृष्टिकोण के लोगों के द्वारा जो दी गई है उसको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण वाले क्या बोलते हैं, तो उसको देखिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति से संबंधित जो परिभाषा दी गई है वो बोला गया कि देखिए, हम जो प्राचीन काल से दी गई है परिभाषा उसको नहीं मानते हैं, हम कुछ नई चीज़ें देंगे। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले लोग जो बोलते हैं हम उसको नहीं स्वीकार करके हम कुछ नई चीज़ें बताएंगे। तो उसमें क्या क्या है देखिए। अब रॉबर्ट नामक एक जो है पॉलिटिशियन है, यानी कि राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने बोला है कि राजनीति मानव समुदाय पर शासन करने की एक कला है। यानी कि रॉबर्ट बोलते हैं कि देखिए, राजनीति जो है वो मानव समुदाय पर शासन करने की एक कला है। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा एक परिभाषा देते हैं हर्बर्ट जे स्पेरो। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर नहीं माफ़ कीजिएगा, ये दोनों जगह लिखा गया है तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो मतलब एक याद रखिएगा कि रॉबर्ट बोलते हैं कि राजनीति मानव समुदायों पर शासन करने की एक कला है। देखिए, इसमें ज़्यादा डिफिनेशन हम इसलिए नहीं दिए, आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि नई नई डिफिनेशन इतनी है ना कि आप याद नहीं कर सकते। एक दो जान लीजिए जो मेन है, बस उतना में ही काम चल जाएगा। उसके अलावा आपको जानने की कोई आवश्यकता है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं। जब आप MA में करिएगा तो वहाँ इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, बट यहाँ उतनी ज़रूरी नहीं है। तो बस इतना जान लीजिए। देखिए, राजनीति से संबंधित हम लोग पहले समझे कि राजनीति शब्द कहाँ से बना, राजनीति है क्या, राजनीति का अर्थ समझा दिए, और उसके बाद उससे संबंधित जो परिभाषाएं दी गई है वो दोनों विचारधारा को बताए, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो इन दोनों चीज़ों को हम बता दिए। अब देखते हैं अगले चीज़ को। अब क्या है कि राजनीति विज्ञान, अब पॉलिटिकल साइंस पे आइए। पहले हम लोग शब्द जो था राजनीति यानी पॉलिटिक्स शब्द पे बात किए, अब पॉलिटिकल साइंस पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि आप दोनों ही आपके ही सिलेबस का पार्ट है। पहले पॉलिटिक्स आपको समझना था जिसको हम समझा दिए, अब पॉलिटिकल साइंस को समझिए कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस की परिभाषाएं क्या क्या है उन चीज़ों को देखेंगे, फिर इसके सिद्धांत को, इसके क्षेत्र को देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, राजनीति शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। यानी राजनीति विज्ञान जो आप बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और पॉलिटिकल जो है, राजनीति जो है, ये ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। यानी पॉलिस को ही अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोलते हैं और उसी को हिंदी में राजनीति बोलते हैं। और ये इसका जो अर्थ होता है नगर राज्य, यानी पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है आप लोग जो पढ़ रहे हैं, राजनीति का अर्थ होता है नगर राज्य। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि नगर राज्य इसका अर्थ होता है, लेकिन इसमें हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं राजनीति नगर राज्य की स्थिति, उसके कार्य प्रणाली तथा उस राज्य के अन्य गतिविधियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम लोग जिसमें करते हैं उसी को पॉलिटिकल कहते हैं। यानी हम लोग नगर राज्य के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, यानी जो आज हमारा राज्य है, यानी बिहार राज्य है, अगर इसके बारे में, इसकी पॉलिटिकल स्थिति को जब पढ़ा जाएगा तो इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे इसी को बोला जाता है राजनीति, ठीक है। जैसे भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन जब हम करेंगे तो इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा और उसी को विज्ञान के रूप में आधारित दे दिया। यानी कि देखिए, जब कोई सब्जेक्ट एक व्यवस्थित रूप में आधारित मतलब सामने आ जाए तो उसी को बोला जाता है विज्ञान। तो मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल में हम लोग सब चीज़ों का, राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्य में रहने वाली संगठनों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं, नेता के बारे में अध्ययन करते हैं, संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप में दे देते हैं तो इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस। ये ध्यान में रखना है आपको। अब चलिए अगली चीज़ को समझते हैं।
वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान मानव के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसका संबंध राजनीतिक जीवन से होता है। यानी कि वर्तमान अभी प्रेजेंट टाइम में राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें राजनीति से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक छोटा उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि भारत में अभी 2024 में चुनाव होगा, तो इस चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वही चुनाव में फिर जीत के अपनी सरकार बनाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई एक सरकार में आएगी और वो सरकार बनाएगी। तो जब बाद में हमारे जो आने वाले बाद के जो पीढ़ी होगी हमारे बाद में, तो उन लोगों को पढ़ना होगा, क्या जानते हैं, या तो नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी, जो भी प्रधानमंत्री बने उनके बारे में पढ़ना होगा और इन चुनावों की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे चुनाव हुआ, कैसे यहाँ पे विजयी हुआ, कोई शासन किया तो किस तरह क्या क्या कार्य किया, उन चीज़ों का अध्ययन उनको करना होगा। ठीक है, तो यही होता है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन हम करते हैं ना, ये पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित दो तरह के परिभाषाएं हैं, बट इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पहले देख लेते हैं। गार्नर के अनुसार कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषा है जितनी कि राजनीति विज्ञान के लेखक हैं। यानी देखिए, हम पहले भी बताए कि राजनीतिक विज्ञान का एक परिभाषा कोई नहीं है, इसमें कई एक परिभाषाएं दी जा सकती है। मान लीजिए आप ही राजनीतिक विज्ञान को जब लिखिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा तो आपके मन में कुछ कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आएंगी, तो आप उसको लिख दीजिएगा और बोलिएगा यही परिभाषा है। तो इसी तरह हुआ राजनीतिक विज्ञान में जितने लोग हुए, पढ़ने वाले हुए, पॉलिटिक्स के जानकार हुए, उन्होंने जो भी अपने दिमाग में उनके अंदर जो भी चला उसको एक परिभाषा के रूप में परिभाषित कर दिया और बोला राजनीतिक विज्ञान का यही परिभाषा है, और उसको कोई अस्वीकृत भी नहीं कर पाया, यानी उसको सबों ने स्वीकारा। क्यों? तो भाई किसी को आप गलत कहिएगा तब, गलत कहने के लिए आपके पास सही चीज़ हो तब तो वह, आप मान लीजिए आपको हम गलत कहेंगे तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ हो, ऐसा प्रूफ हो जिससे कि आपको हम गलत साबित कर सके, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला जिससे कि किसी को गलत साबित किया जा सके। इसीलिए यही बाद में चल के आया कि भाई देखिए, एक काम कीजिए, जो भी अपना अपना परिभाषा दीजिएगा वो अपना नाम लिख दीजिए और बोल दीजिए कि हम ये स्टेटमेंट दिए, और उसको भी मान लिया जाएगा। तो यही हुआ पॉलिटिकल साइंस में। अब देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, इसके परिभाषा को दो वर्गों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक परंपरागत दृष्टिकोण में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जितनी भी परिभाषा राजनीतिक विज्ञान से संबंधित दी गई उसको परंपरागत दृष्टिकोण बोला गया, और फिर बाद में जो परंपरागत दृष्टिकोण के बाद में व्यवहारिक उत्तर, मतलब उसके बाद दिया गया परिभाषा, उसको आधुनिक दृष्टिकोण बोला गया। उसमें जो परिभाषाएं दी गई उसको आधुनिक दृष्टिकोण के परिभाषा के अंतर्गत रखा गया। यानी सीधा मतलब 1945 से पहले जितनी भी परिभाषाएं राजनीतिक विज्ञान से दी गई उसको परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा बोली गई, और जो उसके बाद यानी 1945 के बाद दी गई उसको आधुनिक दृष्टिकोण का परिभाषा बोला गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना। अब देख लीजिए कि उसमें गार्नर क्या बोलता है, ये परिभाषा देते हैं राजनीतिक विज्ञान का। ये याद भी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यानी ये बोलते हैं, गार्नर बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही खत्म हो जाता है। तो ये गार्नर का स्टेटमेंट है। और उसके बाद है लीकॉक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है, उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में अधिकार का मूलभूत विचार है। यानी राजनीतिक विज्ञान का सरोकार जो है, यानी कि इसका जो संबंध है वो सरकार से होता है, यानी कि गवर्नमेंट से होता है, और उस गवर्नमेंट से होता है जिसका संबंध जो है, या व्यापक अर्थ में कहें तो उसका अधिकार मूलभूत विचार है, यानी कि थॉट है, उसी से इसका संबंध होता है। तो ये लीकॉक का डिफिनेशन है। तो ये दोनों डिफिनेशन को याद रखिएगा परंपरागत दृष्टिकोण में। अब आ जाइए आधुनिक दृष्टिकोण वाले राजनीतिक विज्ञान का क्या परिभाषा देते हैं। तो उसमें देखिए एक ही मेन हम रखे हैं, सिडनी वेब का। तो सिडनी वेब का नाम याद रखिएगा। देखिए अब आपको समझाते हैं कि अगर आपको परिभाषा याद ना हो, एक भी याद ना हो, लेकिन नम्मा याद रखिएगा, लीकॉक का याद रखिएगा, फिर सिडनी वेब का याद रखिएगा, और यही सब का नाम लिख दीजिएगा। बोलिएगा कि इन सभी मतलब पॉलिटिशियन ने, राजनीतिज्ञ ने राजनीतिक विज्ञान का अलग अलग ढंग से परिभाषा दिया है, जो कि निम्न है। और एक दो परिभाषा याद रखिएगा, उसको लिख दीजिएगा। आपका आंसर सही होगा, आपका गलत नहीं होगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। एक दो परिभाषा याद रख लीजिए, बाकी सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम एक दो को सुन ही रहे हैं तो याद रह ही जाएगा, और रख भी लीजिएगा, एक दो बार सुनिएगा तो। सिडनी वेब के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु है कौन आदेश देता है,
कौन किस प्रकार शासन करता है और क्यों शासन करता है, ये सभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये सभी राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। और ये सिडनी वेब का स्टेटमेंट है। यानी सिडनी वेब ये बोलते हैं कि देखिए राजनीति विज्ञान में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कौन किसको आदेश दे रहा है, कौन किस पर शासन कर रहा है, क्यों शासन कर रहा है, ये सब जो हम लोग कहीं पढ़ते हैं ना वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये सिडनी वेब का स्टेटमेंट है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि एक बार ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए अब आगे की चीज़ों को समझते हैं हम लोग। देखिए अब इन चीज़ों के बाद इसका निष्कर्ष को कैसे लिखिएगा, यानी आपसे पूछेगा राजनीतिक विज्ञान का अर्थ बताइए और उसकी परिभाषा को लिखिए। इन सभी चीज़ों को जब लिख देंगे तो उसके बाद इसका निष्कर्ष भी लिखना जरूरी होता है। आप जानते हैं जब भी आंसर लिखा जाता है उसमें इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष ये दोनों ही चीज़ें लिखी जाती है। तो अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलुओं से है। यानी कि मानव के राजनीतिक पहलुओं से संबंधित जो भी क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यही चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के अन्य पहलुओं के राजनीतिक पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का भी तथा राजनीतिक पहलुओं पर अन्य पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। यानी देखिए ये तो रिपीट हो गया बट बताते हैं कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिससे मनुष्य के राजनीतिक जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले अन्य पहलुओं के प्रभावों का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आर्थिक पहलू का है, धार्मिक पहलू का है, सामाजिक पहलू का है, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम लोग जिसमें करते हैं वही है राजनीतिक विज्ञान। इतनी परिभाषा आपको लिखनी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगली चीज़ को समझते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र। यानी कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि स्कोप का मतलब, अब देखिए इसको सामान्य चीज़ में समझिए तभी इस चीज़ को आगे मतलब समझ पाइएगा। जैसे आपको बताते हैं, आपको कोई बोले कि आपको कितना लोग जानता है तो आप बोलिएगा ना 100 लोग जानता है, 200 लोग जानता है, 500 लोग जानता है हमको, तो ऐसे आप बोलिएगा। तो वही है कि राजनीतिक विज्ञान का जो है जब इसको कोई बच्चा पढ़ेगा तो इससे क्या लाभ होगा, यानी इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। यानी मान लीजिए कि इस तरह समझिए, आपके पापा के बारे में पूछे कि आपके पापा को कितना संपत्ति है तो आप बोलिएगा 1 बीघा है या 10 कट्ठा ज़मीन है। तो आपका क्षेत्र कितना है, 10 कट्ठा तक है ना, आपका है, उस पर आपका अधिकार है, आप मालिक हैं उसके। उसी तरह राजनीतिक विज्ञान का भी एक अपना क्षेत्र है, यानी वो कहाँ तक विस्तृत है, उसका क्षेत्र कितना फैला हुआ है, वही चीज़ को अब यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आरंभ में जब राजनीतिक विज्ञान के संबंध में जो जानकारियां शुरू में हुई उस समय इसका क्षेत्र बहुत संकीर्ण था, यानी बहुत छोटा था। इसके बारे में बोला जाता था कि राजनीतिक विज्ञान वही है जिसमें केवल राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन बाद में ये सिद्धांत बना कि देखिए राजनीतिक विज्ञान में केवल राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, उसके साथ साथ अन्य चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है और उसमें बहुत चीज़ें जुड़ी बाद में। तो अब देखिए धीरे धीरे से उनको समझते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में वर्तमान में इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, ये बात ध्यान में रखिएगा। विभिन्न विद्वानों और यूनेस्को सम्मेलन के द्वारा राजनीतिक विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है। वो कौन कौन चीज़ें हैं जो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आती है, अब उस चीज़ को देखिए। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मानव का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो मनुष्य है उसके जो भी क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, ये सभी क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में करते हैं। उसके बाद राज्य का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो राज्य, जैसे बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, जो भी राज्य आपको दिख रहा है उस सभी के बारे में अध्ययन जहाँ किया जाता है उसको भी राजनीति बोला जाता है, यानी कि ये सभी राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद देखिए सरकार का अध्ययन किया जाता है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है जो कि पॉलिसी बनाती है, जो भी उसका क्रियान्वयन करती है, उन चीज़ों का अध्ययन भी हम लोग राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कोई मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसका भी अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। उसी तरह नीतीश कुमार कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका अध्ययन हम लोग करेंगे तो वह भी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। जैसे शराबबंदी, ये नीतीश कुमार की पॉलिसी है, यानी सरकार की एक मतलब नियम है, तो उसका अध्ययन हम लोग कहीं करते हैं तो वह भी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर देखिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, यानी कि देखिए स्थानीय समस्याएँ जो हैं, जैसे स्थानीय मतलब क्या होता है, वो राज्य लेवल पर,
यानी राज्य लेवल पर बिहार, मतलब मान लीजिए बिहार में कोई समस्या है तो उसका अध्ययन, फिर देखिए देश में यानी भारत में कोई समस्या है उसका अध्ययन, फिर देखिए पूरे विश्व में कोई समस्या है तो उसका अध्ययन भी हम लोग किस में करते हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीति के क्षेत्र में करते हैं, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों और अन्य गुटों का अध्ययन, जैसे कि मान लीजिए राजनीतिक दल भारत में कौन कौन है, कांग्रेस है, आरजेडी है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कितनी भी पार्टियां हैं, उन सबों का अध्ययन हम लोग किसी में करेंगे तो वह भी होता है किस में, तो वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधित और संगठनों का अध्ययन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून जो बने हैं, जैसे कि आप जानते हैं मानवाधिकार कानून बना है, यानी मानव होने के नाते हमें कई एक अधिकार प्राप्त हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। फिर देखिए कुछ संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, WHO है, उसी तरह WTO है, या फिर जितनी भी संगठन है जो कि मतलब विश्व संबंधित है, वो सभी उसका भी अध्ययन हम लोग कहाँ, यूनेस्को है, तो ये सब का UNO है, तो इन सभी का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, वो अभी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। यानी इसका क्षेत्र देखिए स्थानीय लेवल से, यानी कि आपके आसपास से लेकर राष्ट्र लेवल यानी कि देश लेवल तक है, और देश से लेकर विदेश यानी पूरे विश्व लेवल तक है। यानी कि देखिए पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन हम लोग केवल एक स्थान पर नहीं, यानी कि देखिए राज्य से लेकर देश तक, देश से लेकर पूरे विश्व तक करते हैं, यानी कि कितना बड़ा इसका क्षेत्र व्यापक है, इसी चीज़ को समझना है इसमें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यानी इसके निष्कर्ष लिखिएगा। जब आपसे पूछेगा कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें तो उसके बाद इसका कंक्लूजन, जब इन चीज़ों को लिख दीजिएगा तो उसका कंक्लूजन क्या लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, यानी इसका क्षेत्र जो है ये बहुत ब्रॉड है, यानी बहुत फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, समानता, शासन के प्रकार और अंग, राज्य के कार्य, राजनीतिक दलों का आदि का अध्ययन, यानी कि इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं क्या भाई, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, राज्य के सिद्धांत जो है, संप्रभुता का, कानून का, स्वतंत्रता का, समानता का, शासन के प्रकार का, राज्य के अंग का, और राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान के में ही करते हैं, और यही इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो लिखिएगा तो उसमें बताइएगा कि राजनीतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन हम पहले बताए, देखिए ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड में, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसके क्षेत्र जो है उसको लिखिएगा, और इसको एक एक करके थोड़ा डील भी कर दीजिएगा। जो जो चीज़ें हम इसमें बताएं उसको आप लिख भी दीजिएगा। इसका हम PDF दे देंगे लिखा हुआ, तो उसको एक बार पढ़िएगा तो याद रहेगा, ये आसान चीज़ें हैं। ठीक है, खाली पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, जो कि हम पहले बता दिए। अब चलिए अगले चीज़ को हम लोग देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत को देखते हैं कि आखिर इससे संबंधित क्या क्या सिद्धांत हैं, तो उन चीज़ों को अब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम लोग कि राजनीति विज्ञान का सिद्धांत आखिर है क्या। तो देखिए पहले राजनीति क्या है, तो इसका अर्थ होता है नगर राज्य, और सिद्धांत का अर्थ होता है समझने की दृष्टि। यानी देखिए अगर मान लीजिए इतिहास से संबंधित कोई सिद्धांत है, राजनीति से संबंधित कोई सिद्धांत है, फिलॉसफी से संबंधित कोई सिद्धांत है, या फिर फिजिक्स से संबंधित कोई सिद्धांत है ना, तो उसका अर्थ ये होता है ना बच्चों, वो सभी पे लागू होगा। जैसे मान लीजिए न्यूटन के द्वारा एक थ्योरी दिया गया, जो हम पहले भी बताए थे आपको, कि ग्रेविटी का थ्योरी वो दिया, बोला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, यानी कि आकाश में उछलाइएगा, यानी गेंद को आप हवा में फेंक दीजिए, वह देखिएगा तुरंत फिर नीचे गिर जाएगा, यानी ज़मीन पे आके लुढ़क जाएगा। तो इसमें क्या बताया कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण कोई भी चीज़ ऊपर में नहीं रहता, बल्कि वो आके तुरंत पृथ्वी पे गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये सब जगह लागू होता है, ये एक जगह नहीं बल्कि सभी जगह लागू होता है। तो इसी तरह कोई भी विषय है तो उसमें अगर सिद्धांत दिया गया ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें जो भी नियम कानून दिया जाएगा वो सभी पे लागू होगा, उसको आप नकार नहीं सकते, यानी उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। इसीलिए जब राजनीति विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होने लगा ना, तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा दिया गया, उसी को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो आखिर कौन कौन सिद्धांत है उसको देखिए। अब पहले समझिए सिद्धांत क्या है। सिद्धांत शब्द जो है ये ग्रीक या यूनानी वर्ड के थ्योरी THEORY
इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो थ्योरी से बना हुआ है, ये ग्रीक या यूनानी वर्ड है, इसी का हिंदी रूपांतरण सिद्धांत होता है, जिसका अर्थ होता है समझने की दृष्टि। तो पहले सिद्धांत शब्द क्या है उसको समझिए। राजनीति शब्द के बारे में हम पहले ही बता दिए थे। अभी सिद्धांत समझ लिए कि थ्योरी शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है मतलब समझने की दृष्टि, यानी किसी भी चीज़ को हमको समझना है तो उससे संबंधित जो भी दृष्टिकोण है उसी को बोला जाता है सिद्धांत। अब चलिए अगले चीज़ को समझते हैं हम इसमें। तो देखिए, सिद्धांत वह तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटना के मूल कारणों की विवेचना करता है। यानी कि सीधा मतलब है कि न्यूटन ने अगर ये थ्योरी दिया कि कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंकिएगा तो वो ज़मीन पे ही आके गिरेगा, यानी ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वो ज़मीन की तरफ आके लुढ़कता है या गिरता है, तो ये बात का विवेचना कौन किया? न्यूटन। इसका प्रयोग करके बताया उन्होंने। तो ये जो सिद्धांत है ये सभी पर लागू हो जाता है, यानी कि विश्व के कोई भी व्यक्ति हैं तो उसको ये बात मानना होगा कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में होने की वजह से ही कोई चीज़ आके ज़मीन पर गिरती है, यानी ये सर्वमान्य है, इसको आप अस्वीकृत नहीं कर सकते। तो यही होता है सिद्धांत, ठीक है। इसमें सिद्धांत के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बताने का प्रयास सिद्धांत के ही द्वारा किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। अर्थात सिद्धांत का मुख्य अर्थ होता है विषय वस्तु की व्याख्या करना, यानी किसी भी चीज़ का व्याख्या करना, यानी कि उसका विवेचना करना, ये सिद्धांत का मुख्य अर्थ होता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या होता है, किसी भी विषय को एक स्वायत्त या अनुशासन के रूप में बनाने के लिए उसका सिद्धांत दिया जाता है। यानी मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सिद्धांत इसलिए दिया गया कि इसको एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र विषय बनाया जाए, ताकि इससे संबंधित जो भी सिद्धांत दी गई है उसको तब तक नहीं नकारा जाए जब तक उसके लिए कोई एविडेंस ना हो। तो इससे संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए ना, जैसे व्यवहारवादी सिद्धांत है, उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत जो दिए गए जो आपको पढ़ने भी हैं, तो ये क्यों दिया गया? तो इसको इसलिए दिया गया ताकि राजनीति विज्ञान को एक स्टेबल यानी कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया जाए। तो ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। इसलिए राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए कई सिद्धांत दिए गए। राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत के द्वारा ही इसे एक स्वतंत्र और अलग विषय के रूप में स्थापित किया जा सका। यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए उसी के आधार पर राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र और अलग विषय के रूप में स्थापित किया जा सका। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, राजनीति विज्ञान से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए, एक है परंपरागत सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को देखिए। तो परंपरागत सिद्धांत जो भी दिए गए ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, और प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला? 1914 से 1918 तक। तो ये जो विश्व युद्ध चला 1945 तक, तो यहाँ तक जितनी भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थ्योरी दिया गया उसको रखा गया परंपरागत दृष्टिकोण में, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है। या उसको बोलते हैं, दृष्टिकोण को अप्रोच ही बोलते हैं, तो उसमें रखा गया। उसके बाद देखिए कि बाद की जो आधुनिक मतलब 1945 के बाद जितने भी सिद्धांत दिए गए उसको आधुनिक दृष्टिकोण में रखा गया, यानी मॉडर्न अप्रोच में रखा गया या मॉडर्न थ्योरी में रखा गया। तो इतनी चीज़ें आपको पहले भी समझाएं, अभी भी समझ लीजिए। अब देखिए परंपरागत दृष्टिकोण में क्या बोला जाता था, यानी परंपरागत दृष्टिकोण आखिर था क्या, तो उसको अब समझिए। तो इसमें जो होता था ना, राजनीतिक विज्ञान को के बारे में व्यवस्थित रूप से इसकी चर्चा नहीं की गई थी, यानी इसमें कल्पनाओं का सहारा लिया जाता था। यानी सीधा मतलब ये समझिए, मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर हम अच्छा नंबर ले आते तो बड़ा अच्छा होता, यानी हमको 90% नंबर आ जाता तो कितना बढ़िया होता। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये आपको नंबर मिला नहीं है, ये आप सोच रहे हैं अपने मन में। तो यही होता है कल्पना, यानी सोचना, यानी चिंतन, यानी थिंकिंग। इसी को बोला जाता है, कल्पना को ही बोलते हैं इमेजिनेशन, और इसी को फिर बोलते हैं सोचना, यानी कि इसको बोलते हैं थिंकिंग। तो ये बात देखिए, ये दोनों ही वर्ड एक ही है, थिंकिंग या कल्पना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हैं ना, तो वो कब होगा पूरा? जब हकीकत हो जाए कि आपको 90% आ जाए, तब ना होगा ये पूरा। तो लेकिन ये जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले लोग थे ना, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित परंपरागत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते थे, वो खाली सोचते थे, वो हकीकत पे नहीं ध्यान देते थे, यानी क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं मानते थे। वो बोलते थे आदर्श राज्य की स्थापना हो, जिसमें सभी मतलब देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, वो जहाँ तहाँ रह सके, जो भी करना हो उसी के हाथ में, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन बाद में ये जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले लोग हुए, वो बोले ऐसा नहीं है, हम सोचने पे बल नहीं देंगे, हम करने पे बल देंगे, यानी हमको जो व्यवहार में दिखेगा वही चीज़ हम मानेंगे। मान लीजिए
आप सोचिए थोड़ा सा, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमको 100% मतलब कि हमको 100% में 90% नंबर आए। एक सोचने वाला व्यक्ति है कि हमको 90% आ जाए तो कितना बढ़िया होगा, वो दिन रात सपना देख रहा है कि हमको 90% आए। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि वो 90% लाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो जो दिन रात मेहनत कर रहा है ना, वही है आधुनिक मतलब विचार वाला लोग, और जो सोच रहा है ना वही है परंपरागत विचार वाला लोग। इसी तरह सोचिएगा इसको, यह समझिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के इसको देखिएगा तो चीज़ें आसान होगी बच्चों। आप इसको थ्योरेटिकली नहीं पढ़िए, थ्योरी वाला चीज़ है हम जानते हैं, भारी है ये भी बात हम जानते हैं, लेकिन आप जब तक इसको अपने जीवन से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आसान लगेगा ही नहीं। और ऐसा कोई पढ़ा दे तो आसान हो जाती है चीज़ें, जो हम लोगों को नहीं अवसर मिला, बट हम लोग कोशिश में यही रहते हैं कि आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा दें ताकि आपको समझने में कोई दुविधा ना हो। आपको केवल रटा के पास कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, चीज़ों को समझाना भी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि अगला सेमेस्टर में जब जाइएगा यही चीज़ें वहाँ पे यूज होगा और तब नहीं समझ पाइएगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आप समझिए। तो सीधी मतलब ये हो गई कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत एक दिया गया कि भाई देखिए राजनीति विज्ञान ऐसा है कि जिसमें कल्पनाओं के आधार पर चीज़ें बताई गई, वो हो गया परंपरागत, और जो मतलब व्यवहारिक रूप से बताया गया उसी को बोला गया आधुनिक। ठीक है, तो अब देखिए हम बताते हैं। तो इसमें कल्पनाओं और रचनात्मक रूप से दिया गया, यानी कल्पनाओं पर बल दिया जाता था, किसमें? परंपरागत दृष्टिकोण में। इसमें देखिए एक उदाहरण है, जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राज्य की कल्पना की और उसी कल्पना के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना का निर्माण किया। यानी प्लेटो का जो विचार था ना, वो अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, बट यहाँ बताते हैं। वो बोलते थे कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो जिसमें जो वहाँ रहने वाला जनता है, यानी कि मान लीजिए एक बिहार राज्य है, तो एक ऐसा राज्य बने बिहार जिसमें यहाँ जो भी लोग रह रहा है ना उसी के मन से सब काम हो। तो ये देखिए, ये अच्छे राज्य की निशानी नहीं है, लेकिन प्लेटो ऐसा सोचते थे। क्यों? उनको लगता था कि आदर्श राज्य में रहने वाले लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके समय में क्या होता था बच्चों कि निरंकुश शासन तंत्र था, वहाँ की जनता को बहुत सताया जाता था ग्रीक और रोम सब में। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का विचार दिया था परंपरागत दृष्टिकोण वालों ने। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण वाले बोलते हैं कि हम व्यावहारिक रूप से वास्तविक चीज़ों पर ही बल देंगे। ठीक है, और उसी को स्वीकार करेंगे। इसके अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र स्वयं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है और फिर उससे संबंधित सिद्धांत का निर्माण करता है। इस सिद्धांत का संबंध वास्तविकता से होता है। यानी कि जो आधुनिक धारा के लोग हैं, परंपरागत धारा के लोग अपने सोचते थे खाली, वो ज़्यादा इसमें मतलब व्यावहारिक चीज़ों को जोड़ते नहीं थे। लेकिन व्यावहारिक जो विचारधारा वाले लोग हुए, यानी आधुनिक विचारधारा वाले लोग जो हुए, उन्होंने ये बल दिया कि देखिए हम केवल सिद्धांत नहीं देंगे, सिद्धांत को सही देखने के लिए हम अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि आखिर चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत है, उन चीज़ों का अवलोकन करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे, यानी आंकड़ों को लेंगे। यानी कि मान लीजिए अभी हम समझाते हैं इसको, बिहार राज्य में अभी देखिए जातिगत जनगणना हुआ। इसके लिए क्या हुआ, हर घर में जा के लोगों ने इसकी जनगणना की, और मतलब उसके कुछ अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप किस जाति के हैं, आपका पैसा कितना है, यानी आपकी इनकम कितनी है। ये सभी चीज़ों का उन्होंने अवलोकन किया और उसको एक डाटा के रूप में एकत्रित करके बिहार सरकार के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया। तो इसी तरह क्या हुआ बच्चों कि उस समय के लोगों ने क्या कहा, आधुनिक विचारधारा वाले लोगों ने, कि हम भी जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और उससे संबंधित चीज़ों को जानेंगे और उसके आधार पर कोई सिद्धांत हम लागू करेंगे। तो यही होता है आधुनिक दृष्टिकोण वाला, यानी ये व्यवहारिक रूप से प्रयोग करके कोई भी चीज़ का अर्थ बताने का प्रयास किए। तो इतनी चीज़ें आप समझ जाइए। अब आइए अगले चीज़ को समझते हैं हम लोग, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति देखिए दो धारा में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो आपको पढ़ना भी है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो अब उनके नेचर को देखिए। तो पहला परंपरागत दृष्टिकोण वाले का क्या नेचर था और आधुनिक दृष्टिकोण वाले का क्या नेचर था। नेचर का मतलब क्या होता है जानते हैं, आपका बिहेवियर,
मान लीजिए आपका एगो कोई दोस्त है, आप बोलते होंगे इसका बिहेवियर बड़ा गंदा है, और किसी एक और दोस्त है जो आपका सबसे प्रिय मित्र हो, तो आप बोलते हो वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। तो वही हुआ ना, उसका नेचर आप बता रहे हो, यानी उसके स्वरूप को बता रहे हो। तो अब देखना है हम लोग को पॉलिटिकल साइंस का स्वरूप कैसा है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो इसको भी दोनों विचारधारा में, यानी परंपरागत दृष्टिकोण में भी और आधुनिक दृष्टिकोण वाले क्या क्या इसका नेचर था, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण वाले का सिद्धांत की प्रकृति क्या थी उसको देखिए। परंपरागत सिद्धांत की प्रकृति का मूल्य तत्व था कि ये मूल्यों पर बल देते थे। ये गलत लिखा गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ। ये मूल्य यानी वैल्यूज पर बल देते हैं, मूल्यों पर बल देते थे। ठीक है, जो मतलब चीज़ें हैं उसी पे बल देते थे। यानी कोई मूल्य है, यानी कि महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण मतलब भारत के राजनीतिक विचारक हैं, तो ये जो सिद्धांत है या जो वैल्यूज है इसी पे बल देते थे, यानी कि इसके प्रयोग पर बल नहीं देते थे। ठीक है, ये आदर्शवादी सिद्धांत है, यानी कि जो मान लिए मतलब आदर्श में जो है, जो चली आ रही बातें हैं उसी को ये मानते थे, इसमें नया चीज़ ये नहीं मानते थे। यानी जो चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है, उसी चीज़ को ये मानते थे। उसके बाद यह क्या होना चाहिए पर बल देते थे, यानी ये बात बोलते थे कि अगर हम टॉप कर जाते तो कितना बढ़िया रहता। आप सोचते होंगे कि अगर हम यूनिवर्सिटी टॉपर बनते तो हमको गोल्ड मेडलिस्ट हम बन जाते, तो उस पर आप बल देते थे। यानी कि ये लोग बोलते थे ये होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जाता तो बढ़िया रहता, ये हो जाता तो बढ़िया होता, भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो बढ़िया होता। लेकिन आधुनिक विचारधारा वाले लोग जो हैं उनका बल था क्या जानते हैं, वो बोलते थे कि देखिए भाई ऐसा हो जाता नहीं, भारत जीत जाएगा तभी अच्छा होगा। वो इस पर बल देते थे, यानी भारत जीती, और ये लोग बोलते थे भारत जीत जाता तो अच्छा होता, यानी कि हो जाता तो अच्छा होता, और एक वो बोल रहा है होता तो अच्छा होता। तो यही दोनों में अंतर है, यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है। ये यथार्थवादी थे, यानी इनका सिद्धांत जो है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत जो है उसकी प्रकृति ये है कि ये यथार्थवादी हैं, यानी जो सही है उसी को मानने वाले हैं। ये होगा नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं है, जो हो गया है उसी पर ये बल देते हैं। पहली चीज़ ये क्या है इस बात पर बल देते हैं, यानी भारत अगर वर्ल्ड कप हार गया है तो हार गया है, यानी ये इसी बात को मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो ऐसा होता। ये बोलते हैं कि भाई देखिए भारत वर्ल्ड कप हार गया तो मतलब हार गया, इसी बात को ये जानते हैं, यानी जो सही है उसी को ये स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, यानी कि ये जो इसका जो अध्ययन किया जाता है ये काफ़ी ब्रॉड है, यानी काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। तीसरा बात, इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक और अनौपचारिक होता है, यानी कि एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है ना जिसमें जो चीज़ें दी गई है उसी को पढ़ना है, यानी मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक साल में आपके लिए सिलेबस है कि आपको इतना पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है, वो हो गया फॉर्मल, यानी जिसका नियम बना दिया गया है, जितना चीज़ें बता दी गई है उतना ही। और एक होता है इनफॉर्मल, तो मतलब कि वो होता है कि अनौपचारिक, मतलब तो उसमें क्या होता है बच्चों कि उसमें ये बताया जाता है कि आपको जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, यानी उसमें कोई सिलेबस नहीं, आपको जितना मन उतना पढ़िए। ठीक है, तो यही चीज़ पर ध्यान देता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, यानी कि ये जो पॉलिटिकल मतलब प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा बल देता है, उसका अध्ययन करता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इससे संबंधित। अब चलिए अगले चीज़ को समझते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी बिहेवियरलिज्म अप्रोच। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। हम मानते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हमारा ये कोशिश है कि एक वीडियो में सब कुछ दे देने का, तो थोड़ा तो लंबा होगा, इसमें आपको कोऑपरेट करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपका कमेंट इतना था कि हम भी बाध्य हो गए कि हमको ये बात मतलब इसमें मैराथन बनाना पड़ा, और हम कोशिश में है कि आपको हर चीज़ दे दें, ताकि आपका एग्ज़ाम जब भी हो तो आप बेहतरीन लिख के आएँ और आपको ये अनुभव हो कि आपके पास जो नॉलेज है वो सबसे बढ़िया है, आपसे बेहतर कोई जानने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ हमारा रहता है, हर हमेशा यही प्रयास में हम रहे भी हैं। तो अब देखते हैं हम लोग व्यवहारवादी दृष्टिकोण है क्या है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक नवीन क्रांति हुई। तो हमने पहले भी बताया परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, उसी के विरोध में जो है, यानी उसको नहीं स्वीकार करने वाले एक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण बोला गया। और यही व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है, इसको राजनीतिक तथ्यों का व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका भी कहा जाता है।
यानी इस दृष्टिकोण वाले लोगों ने परंपरागत दृष्टिकोण वाले लोगों से इतर यानी हट के ये बात बोला कि देखिए हम कोई भी चीज़ को इसलिए अपनाएंगे या मानेंगे जब वो सही हो और उसको हम लोग देख सकें, उसका व्याख्या कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें, तभी उन चीज़ों को हम सही मानेंगे, अन्यथा उसको नहीं मानेंगे। तो ये हो गया व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोगों का विचार था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राजनीतिक के द्वारा विकसित किया गया। यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास जो हुआ वो अमेरिका में हुआ और वहीं के लोगों ने इसको विकसित करने का कार्य किया। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका जड़ जो है विश्व युद्ध से पूर्व ही ग्राहम वालास और ब्रेडले के द्वारा रख दिया गया था। यानी कि ये जो विचारधारा है ये उभर कर भले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया, लेकिन इसकी जो नींव थी ना ये ग्राहम वालास और ब्रेडले के द्वारा पहले ही रख दी गई थी। यानी इन्होंने पहले ही इस तरह के विचार दे दिए थे कि वो बोल रहे थे कि भाई देखिए हम परंपरागत चीज़ों को नहीं मानेंगे, जो हम लोग कल्पनाओं में सोचने वाली बातें हैं उसको नहीं स्वीकारेंगे, हम वैसे चीज़ों को स्वीकारेंगे जो व्यवहारिक है, जिसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं या जिसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम स्वीकार करेंगे। तो ये पहले ही इसको बता दिए थे। लेकिन व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है? तो डेविड स्टर्न है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये VVI है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है। तो दोनों के जनक यही हैं। कौन? तो डेविड स्टर्न को ही उत्तर व्यवहारवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जनक बोला जाता है। तो ये दोनों ही थ्योरी को याद कर लीजिए आप। अब आ जाइए अगली चीज़ को हम लोग देखते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण बोलता है कि राजनीतिक गतिविधियों यानी कि पॉलिटिकल जो चीज़ें चलती है उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग जो हो रहा है उसके आधार पर करें। यानी मान लीजिए आपसे बोला जाए कि नरेंद्र मोदी जो अभी हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उनके द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उसका अध्ययन या विश्लेषण कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा? जो उनके बारे में आप जानते होंगे, सुनते होंगे, वही चीज़ के आधार पर कीजिएगा ना। तो वही चीज़ मानता है कि जो चीज़ हो गया है, जो हो रहा है, उसी का अध्ययन हम लोग जो करते हैं वही है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहार मतलब क्या? जो व्यवहार में आप प्रयोग में ला सकें। मान लीजिए गाड़ी चलाना है तो आप उसको व्यवहार में ला सकते हैं ना, गाड़ी को चला सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, तभी ना आप समझ सकते हैं कि गाड़ी से हम जाते हैं तो कहीं पे जाएंगे तो हमको कम समय लगेगा, यही पैदल जाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। तो ये आपको कैसे पता चला? जब आप गाड़ी को चला के गए तब तो ये हो गया क्या? आपका व्यवहारिक नॉलेज है ये। तो इसी को बोला जाता है व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी कि जिसको आप प्रयोग में ला सकें उसी को बोला जाता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए यही चीज़ है, ये कल्पनाओं पर ध्यान नहीं देता है, तो इन चीज़ों को तो आप जान ही रहे। तो अब चलिए देखते हैं अगली चीज़ों को। हाँ, तो देखिए रॉबर्ट ए डहल ने व्यवहारवादी जो है दृष्टिकोण उसके अर्थ को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट ए डहल के द्वारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के कई एक अर्थ बताए गए हैं, तो वो कौन कौन है उसको देख लीजिए अब। यानी सीधा मतलब ये समझना है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के कौन कौन से अर्थ होते हैं उसको। तो व्यवहारवादी परंपरागत और राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक आदि के विरुद्ध में शुरू किया है। यानी कि देखिए सीधा आप ये याद रखिएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का शुरुआत जो हुआ है वो परंपरागत राजनीतिक विचारधारा जो था उसके विरोध में हुआ है, यानी उससे हट के हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी कि ये एक मॉडर्न अप्रोच है जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान में विकसित पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट लाना है। यानी कि ये इस बात पर बल देता है कि जो चीज़ हम लोग खोज सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग मतलब जिसके बारे में आंकड़ा को इकट्ठा कर सकते हैं, उन चीज़ों को ही हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मानेंगे, अन्यथा उसको नहीं मानेंगे। ये बात कौन बोलता था? ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोग बोलते थे। तीसरा है, यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीतिक विज्ञान के अनुभवों, तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक मानता है। यानी अनुभविक तथ्यों को अधिक, जो हम लोग अनुभव करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको पता है कि मोमबत्ती जलता है, तो उसमें अगर उंगली हम दे देंगे तो उंगली में मतलब उंगली जल जाता है। तो ये हम लोग कैसे जाने? जब हम लोग उसमें अनुभव किए कि उंगली को सटाए आग के सामने तो वो जल गया, तो उससे हम लोगों को ये अनुभव हुआ कि उंगली अगर हम लोग आग के सामने रखेंगे या शरीर का कोई भी पार्ट तो वो जल जाएगा। तो ये अनुभव हुआ हमको। तो उसी तरह राजनीतिक विज्ञान भी बोलता है कि जो चीज़ अनुभव में है उसी को हम स्वीकारेंगे, अन्यथा हम किसी भी चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण के उदय के क्या कारण थे, यानी कि यह जो विकसित हुआ, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो
विकास में आया या सामने आया, तो इसका क्या कारण था? तो इसका मुख्य कारण था परंपरागत अध्ययन पद्धति के विरोध में असंतोष। यानी परंपरागत दृष्टिकोण वाले लोग जो बोलते थे ना कि जो हम लोग कल्पनाओं पर बल देते हैं, हम लोग सोच पर बल देते हैं, या हम लोग जो विचार पर बल देते हैं उसको हम नहीं स्वीकारते हैं, ये बोलते थे। और ये बोलते थे हम देखिए जो सही है, जो देखा जा सकता है, जिसको किया जा सकता है, उसी पर हम बल देंगे, हम ऐसे चीज़ों पर बल नहीं देंगे जो हो नहीं सकता, जो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी के विरोध में ये शुरू हुआ था। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। यानी अन्य सामाजिक विज्ञान में भी कई एक तरह के सिद्धांत उभर रहे थे, उसी को देखते हुए इस विचारधारा का भी उभार हुआ। ठीक है, तो दूसरा ये था। और द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों को लगा, यानी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी विद्वान थे उनको लगा कि अब जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ नया सिद्धांत देना चाहिए, इसीलिए इसका सिद्धांत दिया गया। तीसरा है नवीन अध्ययन पद्धति का प्रयोग। यानी कि नई नई चीज़ों का प्रयोग अब करना चाहिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस विचारधारा का विकास हुआ। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ का विकास होता है तो उसके पीछे कई एक कारण होता है, तो उसी तरह इसके विकास के पीछे भी यही 4-5 कारण थे। ठीक है, तो अब देखते हैं मेन चीज़ों को। अब देखिए राजनीति विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, यानी कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। अब इसके विकास की कड़ी को देख लीजिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का व्यवहारवादी दृष्टिकोण का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका प्रारंभ 1908 ईस्वी में ग्राहम वाल्स की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये किताब का नाम याद रखिएगा, ग्राहम वाल्स की रचना है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो इसी से माना जाता है, किसका? ग्राहम वाल्स की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स से ही इस विचारधारा के जन्म को माना जाता है कि इस विचारधारा का जन्म जो है ग्राहम वाल्स की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स यहीं से हुई। और उसके बाद देखिए ब्रेडले की द प्रिंसिप ऑफ गवर्नमेंट, ये जो किताब थी द प्रिंसिप ऑफ माफ कीजिए प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो इसी से इस विचारधारा का जन्म हुआ। किसका? व्यवहारवादी दृष्टिकोण का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यही दो किताब है जिससे इस विचारधारा का जन्म हुआ। 1925 में देखिएगा चार्ल्स मेरियम ने अपनी रचना जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवाद को एक नई दिशा प्रदान की, और अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से ही यथार्थवादी और परिणामात्मक अध्ययन किया जाने लगा, और शिकागो संप्रदाय इसका प्रमुख गढ़ बन गया। यानी देखिए सीधी मतलब है कि दो नाम याद रख लीजिए आप, ग्राहम वाल्स और ब्रेडले, ये दो नाम हैं जिसके द्वारा ही इस विचारधारा को जन्म दिया गया, और बाद में मेरियम जो है चार्ल्स मेरियम, इनके द्वारा अमेरिका में इस विचारधारा को फैलाया गया, और धीरे धीरे यह विचारधारा मतलब सामने आया। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए देखते हैं कि अमेरिका में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जो प्रमुख गढ़ बन गया वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ व्यवहारवादी एवं बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में यह प्रभावशाली हो गया है। और इसके जनक कौन है? तो डेविड स्टर्न है। इन्होंने इस विचारधारा को और भी फैलाने का कार्य किया, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक जो कि मतलब राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं यानी विद्वान हैं वो कौन कौन है उसको अब देख लीजिए। डेविड स्टर्न है, लासवेल है, अमांड कॉलमैन है, हिंग यूलार्ड हैं, पॉवेल हैं, ये सभी जो है इनका नाम आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विद्वान के रूप में। आपसे पूछा जाएगा 5-6 नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, तो ये 4-5 नाम याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं होगा। तो इसीलिए 4-5 नामों को याद करना है, याद कर लीजिए इसको। पॉवेल है, उसके बाद कौन है? डेविड स्टर्न का नाम तो याद करना ही है, उसके बाद देखिए लासवेल है, अमांड कॉलमैन है, तो इन सब का नाम याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए अगली चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए कि ये सभी है, इसका विकास कैसे हुआ वो चीज़ बता दिए, इसका क्या कारण था विकास का वो बता दिए, इसमें क्या क्या चीज़ें थी यानी इसकी विशेषता क्या थी उसको भी हम पहले बताए कि ये है क्या, इसका अर्थ हम समझा दिए। अब देखते हैं इसकी आलोचना क्यों की जाती है। मान लीजिए आपका कोई बुराई करता है कि नहीं, तो वो क्यों करता है? आप में कुछ कमी होगी तब तो। देखिए आलोचना में 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें अच्छाई को भी लिखा जाता है और बुराई को भी, तो इसमें हम लोग अच्छाई बुराई दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ का आलोचना होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि खाली बुराई होता है, उसमें अच्छाई भी लिखा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसका आलोचना क्यों किया जाता है, तो अत्यधिक
आडंबर, यानी कि इसमें कहा गया है कि इसकी आलोचना इसलिए की जाती है व्यवहारवादी दृष्टिकोण का कि ये अत्यधिक शब्दों पर बल देते हैं, ये उन चीज़ों पर बल नहीं देते जो कि सही है। यानी कुछ चीज़ों में ये खाली शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक विज्ञान की गलत धारणा। ये मानते हैं कि केवल राजनीति विज्ञान में हम लोग व्यवहारिक चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं, ये कल्पनाओं को बल नहीं देते, यानी कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं देते, जो कि इनकी एक कमी है। तीसरा कमी है राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। ये बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है ये विशुद्ध विज्ञान यानी कि सही रूप से विज्ञान है ही नहीं, यानी साइंस है ही नहीं। ये एक तरह से इसको बोलते हैं कि ये साहित्य है यानी कला है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। पद्धतियों पर अधिक बल, ये ज़्यादातर इस बात पर बल देते हैं ना कि इसमें खोज पर बल देते हैं, ये शब्दों को जोड़ने में बल देते हैं, ये व्यवहारिक चीज़ों पर बल देते हैं, ये उन चीज़ों पर बल नहीं देते कि उसका अप्लाई कैसे करें, इस बात पर इसको कोई मतलब ये बल नहीं देते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए पांचवा है सूक्ष्म अध्ययन से निष्कर्ष को बृहद स्तर पर लागू, यानी कि ये देखिए मान लीजिए एक गांव का अध्ययन कर लेते हैं और इसी का जो इससे मान लीजिए एक गांव में मलेरिया है, मलेरिया नामक बीमारी हुआ है, तो इसी के आधार पर ये बोलते हैं पूरे देश में जो है मलेरिया फैला हुआ है। तो मान लीजिए कोई भी आप ही एक परिवार में है, सोच लीजिए, तो आप एक परिवार में आपको अगर मान लीजिए कि बुखार लग गया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा घर का बुखार हो गया, यानी पूरे घर के लोगों को बुखार हो गया, ये तो नहीं होगा। यानी आपको हुआ तो आपके लिए वो है, सबके लिए तो नहीं है कि आपको बुखार हुआ और सबको दवाई खिला रहे हैं, पैरासीटामोल सब खाइए। तो यही चीज़ ये करते हैं, ये बोलते हैं कि एक जगह का अध्ययन करते हैं और ये सभी को इसी में रख देते हैं। यानी मान लीजिए ये इंडिया का अध्ययन किया और बोल दिए कि अमेरिका में भी यही है, भारत में लोकतंत्र है तो ये बोल दिए कि भाई जो यूरोप है वहाँ भी लोकतंत्र ही है, वहाँ राजतंत्र नहीं है। तो ये गलत है, यानी कि ये सही चीज़ों को बताते तो हैं लेकिन ये छोटी चीज़ों को बताकर सभी जगह पे इसको लागू कर देते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी खामी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इतनी ही आलोचना में इनकी बातों को लिखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो को हम मतलब स्पीड भी किए हैं, इसका रीज़न है कि 1 घंटा पूरा होने वाला है और हमारा प्रयास है कि आपको कम समय में ज़्यादा देना, तो थोड़ी बहुत तो आपको भी कॉपरेट करनी ही होगी। और अगर इसको बहुत बृहद देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। वहाँ पे इसको तो एक एक करके हम पढ़ा दिए थे, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि सर यूनिट वाइज करा दीजिए, एक यूनिट एक वीडियो में ख़त्म। तो इसलिए हमने इस तरह से इसको तैयार किया है कि आपका एक ही यूनिट जो है, एक यूनिट आपका एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, ताकि आप सब चीज़ एक ही जगह मिल जाए आपको और सब चीज़ आप अच्छे से जान जाए। तो चलिए अब उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बिना विलंब किए देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जो है जन्म जो शुरुआत हुआ 1970 में हुआ, ठीक है। और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का शुरुआत कब हुआ था, तो हम बोले थे 1945 में, सही रूप से 1945 के बाद उसकी शुरुआत हुई और जस्ट उसके 25 वर्ष बाद 1970 में इस विचारधारा का शुरुआत हुआ। देखिए उसका विचारधारा जो था व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, वो 1908 में ही आपको हम बताया कि बहुत जगह देखने को मिला, लेकिन जो मुख्य रूप से यानी सही रूप से वो शुरू हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। और लेकिन उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ये 1970 के बाद सही रूप से शुरू हुआ और यह दृष्टिकोण जो है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बाद प्रारंभ किया गया। यानी ये दृष्टिकोण जो है ना, आप बताते हैं आपको, डेविड स्टर्न जो हम आपको बताया व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक थे, तो उन्होंने क्या देखा जानते हैं? वो देख रहे थे कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण हम दिए, इसमें कई खामियां रही, जो कि खामियां अभी हम बताए कि आलोचना में जो जो चीज़ बताया ना वो उसकी कमी थी। तो वो चीज़ वो देखे और उनको लगा कि देखिए हम एक जगह का अध्ययन करते हैं और सभी जगह पर इसको लागू करते थे, ये सब कमी है, तो इसको दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया जाए। वही व्यक्ति जो पहले एक सिद्धांत को दिया और वही व्यक्ति फिर दूसरे सिद्धांत को दिया, उसी को बोला गया उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है। और डेविड स्टर्न ही दोनों सिद्धांत देने वाले हैं। तो डेविड स्टर्न बोले कि अब देखिए क्या करें कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में यही है कि उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बातों को तो मानता ही है, उसके अलावा यह विचारधारा यह भी मानता है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसको भी हम मानेंगे, उसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको बिना स्वीकारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी हमको यथार्थ पे तो बल देना होगा, यानी जो सही है उसको तो जानना ही होगा, इसके अलावा हमको कल्पनाओं पर भी बल देना होगा, यानी थिंकिंग पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों विचारधाराओं यानी परंपरागत और व्यवहारवादी दोनों को मिलाकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको बोला गया उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
आप ये मत सोचिएगा कि उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विरोध में हुआ। ये विरोध में नहीं हुआ, बल्कि इसको सही करने के लिए, यानी अच्छे रूप से प्रकट करने के लिए एक नया विचारधारा के रूप में यह उभर के सामने आया। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए इसके विशेषता को देख लीजिए। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले विद्वान न तो व्यवहारवादी को और न ही परंपरागत दृष्टिकोण को अस्वीकार करते, यानी उसका विरोध नहीं करते। ये विद्वान जो हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण को भी मानते हैं और परंपरागत दृष्टिकोण वाले विचार को भी मानते हैं। कौन? उत्तर व्यवहारवादी। ठीक है, तो ये दोनों ही बात ध्यान में रखिएगा, जिससे उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना है। यानी ये जो नई चीज़ें जानने वाले या मानने वाले लोग हैं, उसी को उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाला लोग कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के विद्वानों ने मूल्यों पर भी बल दिया और वैज्ञानिकता पर भी बल दिया। वैज्ञानिकता मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं? उसी को वैज्ञानिक बोला जाता है जो कि व्यवस्थित हो। यानी कि एक मान लीजिए कोई बच्चा खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है तो वो खाना खा मतलब पहले नियम क्या है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू संस्कृति, माफ़ कीजिएगा हिंदू नहीं, ये हमारी एक पार्ट है हमारे जीवन का, कि हम लोग जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के बाद जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होते हैं, फिर हम लोग क्या होता है, युवा होते हैं। युवा होने के बाद फिर हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध होने के बाद हम लोग मर जाते हैं। तो ये एक तरह से क्रोनोलॉजी है कि ये चलता ही रहेगा। बच्चा होइएगा, बच्चा से थोड़ा बड़ा होइएगा, अभी युवा अवस्था है आपका, युवा के बाद वृद्धावस्था में आइएगा, वृद्धा के बाद आप मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सबों के साथ चलती है। तो ये एक क्रोनोलॉजी है कि इसी तरह चलेगा, ये पैटर्न है। तो उसी तरह व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोग भी सभी चीज़ को पैटर्न में देखना चाहते थे, उत्तर व्यवहारवादी वाले, यानी कि जो एक क्रम में हुआ है उस चीज़ को भी ये स्वीकार करते थे और कल्पनाओं को भी ये स्वीकार करने पर बल देने लगे। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगली चीज़ों को। अब देखिए इससे संबंधित दो बातें और हैं, तो उनको हम बता देते हैं अभी। आप इससे पहले आप एक जगह लिख लीजिएगा, उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषता, यानी उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषता। तो इसे आप लिख लीजिए, उत्तर व्यवहारवादी, गलत हो गया, रुकिए। तो आप लिखिए उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषता। इसमें थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया कि वो पेज शायद हम इसमें ऐड नहीं कर पाए, तो उसको हम बोल देते हैं। तो पहली विशेषता इसकी थी कि राजनीति विज्ञान के अनुसंधान में प्रविधि से पहले तथ्यों को स्थान मिलना चाहिए। यानी ये विचारधारा वाले लोग बोलते थे कि राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे या जब उसको लिखा जाए तो उसमें तथ्य को भी स्थान दिया जाए, और उसके बाद प्रविधि का मतलब होता है वो चीज़ें, जो वो प्रक्रिया जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान को लिखा जाए, जिसके आधार पर हम लोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों पर भी बल दिया जाए। तो ये कौन बोलते थे? उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की ये पहली विशेषता है। दूसरी है आधुनिक राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि इसमें केवल राजनीतिक चीज़ों का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य जो पहलू है समाज में जो हो रहा है उनका भी अध्ययन करना चाहिए। किसके अंतर्गत? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। ये कौन बोलते थे? यह भी उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोग बोलते थे। तो ये दो पॉइंट इसका याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीति विज्ञान को वास्तविकता से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। यानी जो चीज़ सही है उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादी युग में राजनीतिक विज्ञान वास्तविकता से अपना संबंध तोड़ चुका था। यानी ये बात बोलता है कि देखिए उत्तरवादी दृष्टिकोण कि हमको वास्तविक चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसके अलावा जो काल्पनिक चीज़ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को याद यानी दिमाग में रखना चाहिए, और तभी अन्य चीज़ों को आगे लागू करना चाहिए। तो ये बात कौन बोलता है? तो ये उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोग बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। पांचवा है राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग अगर उचित लक्ष्यों के लिए किया जाना चाहिए तो मूल्य का स्थान को महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग अगर उचित लक्ष्यों के लिए किया जाना चाहिए तो मूल्यों को भी स्थान देना चाहिए। यानी ये बोलता है कि वैल्यूज, जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले लोग बोलते थे ना, आदर्श वाली बात रखते थे, वो बोलते थे कल्पनाओं वाली बात बोलते थे, वो बोलते थे जो वैल्यूज होनी चाहिए उन चीज़ों को जो ध्यान देते थे वो बात भी ये लोग स्वीकार करते हैं। ये बोलते हैं हमको वैल्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए और जो हो रही है उन चीज़ों पर भी बल देना चाहिए। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण का विशेषता बताए और जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विशेषता बताए, उन दोनों ही चीज़ों को ये लोग स्वीकार करते थे। यानी ये दोनों ही विचारधाराओं को ये लोग मानते थे। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के छात्रों को यह बताना चाहिए कि
बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हें मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। यानी उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोग ये बोलते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं बच्चे, उनको ये चीज़ का ज्ञान देना चाहिए कि आपको मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है और इसके अलावे आपको समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाना है। यानी कि समाज के एक आईने के रूप में आप सामने आए ताकि समाज आप पे गर्व कर सके, ना कि आप ही अपने लाभ के लिए कार्य करें। ये बात भी बच्चों को बताना चाहिए। ये इस पर बल कौन देता है? उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यानी सीधा मतलब ये है कि आपसे अगर पूछा जाए उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण है क्या, इसके बारे में बताइए, तो आप उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में पहले बताइएगा कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण के विरोध में हुआ, तो इसके जनक कौन थे? तो डेविड स्टर्न थे। इस बात को लिखिएगा और फिर इसकी विशेषता को लिख दीजिएगा और कंक्लूजन हम जो बताते थे उसी चीज़ को यहाँ लिखना है। अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ये व्यवहारवादी और परंपरागत दोनों ही दृष्टिकोण का मिला जुला रूप है। इसी के आधार पर ये जो विचारधारा वाले जो विद्वान हुए उन्होंने यह व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हम लोग मतलब समाज में रह रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, सामाजिक कल्याण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और मानवीय मूल्यों को भी हम लोगों को संजो के रखना चाहिए, यानी संभाल के रखना चाहिए। इस बात पर बल देते हैं कौन? उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो इतनी बातें अगर लिख देंगे तो आपका ये आंसर बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार होगा। आज के वीडियो में पहला यूनिट पूरा करा दिए हम। सेकेंड यूनिट का अगला वीडियो आएगा कुछ दिन में, 1-2 दिन में। तो इसी तरह हमारा यूनिट वाइज ये चलता रहेगा प्रोसेस। और अगर आप अपना सहयोग दे सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये करके बताएं कि सर वीडियो अच्छा लगा, तभी हम आगे और भी वीडियो बना पाएंगे। क्योंकि आपका सहयोग बस इतना ही चाहिए, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आपसे बस यही सहयोग कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिए, ताकि हमको भी ये पता चल सके कि हम जो करा रहे हैं वो सही है और बच्चे इसको समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।